जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रैपिड रिविजन को कंप्लीट करने वाले हैं विद दिस चैप्टर विच इज नोन एज थिंकिंग। थिंकिंग की बात करें तो हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल ही रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग वीडियो देख रहे हो, अब क्यों देख रहे हो? जस्ट बिकॉज तुम्हारा कल एग्जाम है, राइट? या जस्ट बिकॉज तुम लोगों का एग्जाम पास आ रहा है, तुम्हें कुछ रिविजन चाहिए, राइट? तो हम कुछ भी थिंकिंग करते हैं तो हमारा कुछ गोल भी होता है साथ में। हम थिंकिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम जब एग्जाम होता है तभी हमारी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसा लगता है कि मैम हम लोग का तो जब एग्जाम होता है तभी हम सोचना चालू करते हैं, उसके पहले तो हम सोचते ही नहीं। देखो, ऐसा नहीं होता। एग्जाम से पहले भी हम लोग सोचते हैं, एग्जाम के बाद भी हम सोचते हैं, एग्जाम के टाइम पे भी सोचते हैं। एंड हर टाइम हम सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ किसी को जज कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, रीजनिंग कर रहे होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ हम लोग हमेशा करते रहते हैं ना। हमारे जो करने के पीछे वजह है, यानी कि हम कोई भी चीज़ कर कैसे पाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग। सो थिंकिंग जो है वो सर्व करता है, प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम कोई भी काम को कर पाते हैं, अपने गोल्स को अटेंड कर पाते हैं। अब ये गोल तुम्हारा यूपीएससी का नहीं है, ये गोल तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट बनने का नहीं है, बट इट इज मोर देन दैट। हम डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हैं ना, वहाँ पे भी थिंकिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नेचर ऑफ थिंकिंग से हम स्टार्ट करें कि एग्जाम में तुम्हें क्या डेफिनेशन लिख के आना है, तो दिस इज दैट थिंकिंग सर्व्स एज अ बेसिस और फाउंडेशन ऑफ ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है मैम? देखो, इसका मतलब ये होता है ना कि हम कुछ भी सोचते हैं तो हम बहुत से कॉग्निटिव प्रोसेसेस से रिलेटेड, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट से इंस्पायर होकर चीज़ों को सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तुम्हारे एनवायरनमेंट बता रहा है कि कल मेरा एग्जाम है तो अभी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब नहीं पढ़ा तो फिर तो हो गया काम, राइट? सो थिंकिंग जो है, अगर हम बात करें थिंकिंग की, सो इट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, थिंकिंग मतलब हम जब सोचते हैं तभी हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? सो थिंकिंग से हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, थिंकिंग से हमारी लर्निंग होती है, थिंकिंग से ही हमारा मेमोरी बनता है, बिकॉज लर्न करेंगे तभी तो मेमोरी में जाके सेव होगा, राइट? सो थिंकिंग से हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, थिंकिंग से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। सो दिस रिक्वायर्स ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेस एंड अनकॉग्निटिव प्रोसेसेस आर ऑल दिस। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे आसपास से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है हम उसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग वीडियो देख रहे हो, बिना दिमाग को लिए बिना तुम वीडियो को देख नहीं सकते, तो दिमाग को लेकर तुम बैठे हो एंड इन्फॉर्मेशन को तुम ले रहे हो। मैं जो चीज़ें तुम्हें बता रही हूँ वो चीज़ें तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंड समझ रहे हो मतलब यहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग इन्वॉल्व है, राइट? सो इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं एंड देन हम थिंक कर रहे होते हैं। तुम वीडियो को देख रहे हो एंड चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, सो यू आर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली। अगर मैं पेंटिंग का एग्जाम्पल दूँ, लेट्स सपोज मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड मैं कुछ पेंट कर रही हूँ। अब पेंट करने के लिए क्या चाहिए मुझे सबसे पहले जो मैं पेंट कर रही हूँ मुझे वो चीज़ देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं एक ट्री को पेंट कर रही हूँ, तो उस ट्री को मैं देख रही हूँ। सो वट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम हैविंग from the environment, I'm using that information to manipulate and to make my painting as a whole. ठीक है? Moving on to that thinking is also organized and goal directed. For example, हम सोचते हैं तो हमारी सोच के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुक करना चाहती हूँ, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना बनाना है, राइट? अब खाना बनाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मसाला कैसे डालना है, क्या प्रोसेस है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे, राइट? तो जैसे मैंने बोला, थिंकिंग जो है वो हर जगह होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इट इज़ इंटरनल मेंटल प्रोसेस डेफिनेटली। जैसे मैंने बात किया था मेमोरी को या लर्निंग को हम देख नहीं सकते डेफिनेटली, बट थिंकिंग हो रहा है कि नहीं ये हम कुछ हद तक देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम चेस खेलो या जब तुम परेशान हो तो तुम्हारे पेरेंट्स देख के समझ जाते हैं कि तुम परेशान हो। कैसे? बिकॉज तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन वो समझ जाते हैं। चेस प्लेयर की बात करें तो डेफिनेटली चेस प्लेयर जो है वो बहुत सीरियस होते हैं अपने हर एक मूव्स को लेके, राइट? सो दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स थिंकिंग, सीरियस थिंकिंग, राइट? मूविंग ऑन टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट। हमारे थॉट्स कैसे बनते हैं? हमारे थॉट्स को बनने में मेंटल इमेज और कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। सपोज एक एप्पल है, ठीक है? अब जैसे मैंने एप्पल बोला तो तुमने मेंटल इमेज बना कि एप्पल कैसा दिखता है, राइट? एंड कौन से कैटेगरी में आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एप्पल है तो एप्पल कौन सी कैटेगरी से आता है?
फ्रूट के कैटेगरी से आता है, राइट। अगर मैं बोलूँ ब्रोकली, सो ब्रोकली इज कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल कैटेगरी, एंड उसे तुम इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ एक लड़का था जो यहाँ रहता था, लाइक एग्जाम्पल देने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट को कुछ समझा रही हूँ मैं तुम्हें, तो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उस लड़के को तुम लोग इमेजिन कर रहे हो, सो दिस इज योर मेंटल इमेज, एंड कंसेप्ट इज कि लड़का क्या है, एक लिविंग बीइंग है, right? He comes under male category, so that is concept. तो mental images and concept की अगर मैं conclusion बताऊं, तो दोनों के दोनों interrelated है। हम जो भी सोचते हैं वो organized form में, concepts के form में रहता है, categories के form में saved होता है। हम जो भी चीजें समझते हैं उसे समझने में, ऑर्गेनाइज करने में कैटेगरीज और मेंटल इमेजेस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। मूविंग ऑन टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की बात करें, सो इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कैसे मैम? देखो, जब भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इनिशियल स्टेप क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें थिंकिंग चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, एंड प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका सोल्यूशन के बारे में समझेंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल, एंड देन हमारा गोल अटेन हो जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग अ राइट सोल्यूशन मैं अपने गोल को हासिल करूंगी। सो थिंकिंग से क्या होता है, थिंकिंग से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, एंड हमारा जो गोल है वो अकम्प्लिश हो जाता है। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, सो मेंटल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, लेट्स सपोज मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई है तो क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे एलैबोरेटली समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई। इस प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करूंगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालूंगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीकों से किया जाता है। प्लान द सोल्यूशन। मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लिए मैंने, अब मैं सोल्यूशंस को प्लान करूंगी कि कौन कौन सा इस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। मैं कुछ सजेशंस लूंगी अपने डियर वन से, लाइक फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन ले लिया, अपने टीचर्स से इंफॉर्मेशन ले लिया, तो उनसे मैं सजेशंस बेसिकली यहाँ पे लूंगी। एवेलुएट ऑल द सॉल्यूशंस। सो उन सभी के सजेशंस में से मैं इवेलुएट करूंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन सा सोल्यूशन बेस्ट होगा। देन मैं क्या करूंगी, एक सिलेक्ट कर लूंगी एंड इसे एग्जीक्यूट कर दूंगी, एंड देन क्या करूंगी, इवेलुएट करूंगी। अब जो मेरा रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का मैंने ये सोल्यूशन दिया, अब मैं देखूंगी कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हुआ। अगर हो गया तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो देन मुझे वापस से रीथिंक करना होगा कि कौन सा इन सभी में से प्रॉपर सोल्यूशन होगा टू दिस प्रॉब्लम। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज तुम लोगों को लेट्स सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मुझे एंगर इशू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगी कि ये मुझे एंगर इशू कहाँ से आया, इसका रूट्स क्या है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मैं उस प्रॉब्लम को डिटेल में समझूंगी कि मुझे किस किस समय पर गुस्सा आता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे जो मुझे प्रोवोक करती हैं टू बिकम एंग्री, राइट। थर्ड है कि मैं उसको सोल्यूशंस, मैं लोगों से सजेशंस लूंगी, ठीक है। मैं इंटरनेट पे सजेशंस खोजूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने एंगर को कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ इफेक्टिवली। इन सभी के सोल्यूशंस को मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी, तो यहाँ पे मैं सजेशंस लूंगी, सोल्यूशंस ढूंढूंगी। इवेलुएट ऑल सोल्यूशंस। अब मैं सिलेक्ट करूंगी कि मेरे लिए कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, एंड देन सिलेक्ट करने के बाद मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूंगी। देन मैं अब देखूंगी कि इस तरीके से मैं अपने प्रॉब्लम को, अपने एंगर को कंट्रोल कर पा रही हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर पा रही हूँ तो अब मुझे क्या करना है, वापस से मुझे उन सजेशंस में से देखना है कि कौन सा सजेशन मेरे पे वापस काम करेगा। सो आई विल जस्ट डू दिस वे, ठीक है, आई विल जस्ट फॉलो दिस वे। इससे मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंटल ऑपरेशंस, जो कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ इश्यूज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है ना कि कोई प्रॉब्लम है तो हम एक ही तरीके से उसका सोल्यूशन को ढूंढते हैं, हमारा माइंड सेट हो जाता है, मेंटल सेट, यानी कि हमारे मेंटली हम सेट हो जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है, और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। दैट इज योर मेंटल सेट। मेंटल रिजिडिटी इसके अंदर आती है, जिसमें हम क्या सोचते हैं कि एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन नील, अब उसे मुझे अंदर घुसाना है, सो डेफिनेटली मैं ढूंढूंगी कि कहीं से हैमर मिल जाए मुझे, ठीक है। हैमर के हेल्प से मैं उस नीडल को घुसा दूंगी दीवार में। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगी कि और भी इस प्रॉब्लम का और भी सोल्यूशन हो सकता है, मैं वो खोजने की कोशिश नहीं करूंगी। वेयर एज फंक्शनल फिक्सनेस में क्या होता है ना कि मुझे पता है कि मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल उस हथौड़े की जगह, उस हैमर की जगह मैं उस नेल को थ्रू द हेल्प ऑफ बुक
या थ्रू द हेल्प ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट्स मैं उसको अंदर घुसा सकती हूँ, बट मैं फिर भी मतलब मैं जानती हूँ कि उस प्रॉब्लम का बहुत से सोल्यूशंस हो सकते हैं, बट स्टिल मैं उसी एक वे में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हैमर ही ढूंढ के ही करूँगी, हैमर से ही मैं उस नेल को घुसाऊंगी और कोई वे मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। सो दैट कम्स अंडर योर फंक्शनल फिक्सनेस। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग को जनरली क्या होता है ना कि जब भी हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम लोग भाग लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। हमको लगता है कि मतलब मुझसे नहीं होगा, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं बैकआउट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग है कि मतलब लेट्स सपोज कल एग्जाम है एंड अब उन लोग को लग रहा है कि बहुत देर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, लाइक जैसे उन लोग के अंदर फीलिंग हो जाता है। सो दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये दोनों मेन प्रॉब्लम होती है जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली ऑल अबाउट रीजनिंग इज कि रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशंस को लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं उस इंफॉर्मेशन का एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ आउट करते हैं। मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 डिडक्टिव रीजनिंग, नंबर 2 इंडक्टिव रीजनिंग एंड नंबर 3 एनालॉजी, जहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से सुनो। रीजनिंग के अंदर जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि हम क्या करते हैं ना, अपने कॉमन सेंस को लगा देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहीं बाहर जा रही थी, ठीक है, ट्रेन से, तो मैंने देखा कि ट्रेन चालू हो गई है एंड कोई एक व्यक्ति है जो दौड़ के आ रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है ना कि वो व्यक्ति पक्का वो ना टाइम से नहीं आया, इसलिए वो दौड़ रहा है ट्रेन के पीछे, बट मैं जानने की कोशिश नहीं कर रही कि क्या रीजन है। मैं अपने ही ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कंक्लूजन लगा रही हूँ कि ये पक्का लेट आया होगा, लेट उठा होगा और इसका लेट हो गया, अब ये ट्रेन मिस हो जाएगा, सो ये लेट करके आया है। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का बैग छूट गया हो ट्रेन में, या फोन छूट गया हो, लाइक हो सकता है कि उसकी बेटी हो अंदर ट्रेन में एंड वो छोटी हो, उसको नहीं पता वो ट्रेन में चली गई है। तो बहुत से डायमेंशंस हो सकता है सोचने के, बहुत से रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति भाग रहा था ट्रेन के पीछे, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया था, डिडक्टिव रीजनिंग में मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से ही जज कर लिया था, कॉमन सेंस का इंफॉर्मेशन लगा लिया था, अपने आप से ही कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर दिया था। बट इंडक्टिव रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल कॉज को। यानी कि अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना है तो यू शुड रिमेंबर दैट इंडक्टिव रीजनिंग इज द रीजनिंग बेसिकली विच इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं, फैक्चुअल बेसिस पर कोई भी चीज को इन्फॉर्मेशन, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, फैक्ट्स ले रही हूँ, अच्छे से चीजों को समझ रही हूँ एंड ऑन दैट बेसिस आई एम ड्रॉइंग आउट माई कंफ्यूजन। सो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की रीजनिंग जनरली होती है हमारे साइंस में, राइट, या साइकोलॉजिकल स्टडीज में, रिसर्च में। जनरली साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को, जहाँ पे वो फैक्ट्स को, फिगर्स को लेते हैं एंड ऑन दैट बेसिस दे ड्रॉ आउट एनी कंक्लूजन। नेक्स्ट होता है एनालॉजी। एनालॉजी इज ऑल अबाउट, तुमने पक्का इंग्लिश में एनालॉजी के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एनालॉजी इज ऑल अबाउट पेयर मेकिंग, जिसमें हम क्या कर देते हैं, पेयर बना देते हैं। इसका नॉर्मल एग्जाम्पल या वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल मैं दूं एनालॉजी का, तो 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे खेल रहे थे, तुमने देख लिया वो दोनों बच्चे जो है तो वो तुम्हें देखने में थोड़े एक जैसे लग रहे थे, उनका फेस बहुत सिमिलर था, तो तुमने क्या बोला कि ये पक्का भाई बहन है, ठीक है। दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी में तुम्हें क्या होता है ना कि तुम पेयर बना देते हो बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज सिमिलर विथ फिश, गोइंग ऑन विथ फिश, एयर विथ ह्यूमंस, राइट। सो दिस इज एन बेसिक एग्जाम्पल जहाँ पे तुम एनालॉजी यानी कि पेयरिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। स्ट्रैटेजीज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग मतलब बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं क्रिएटिव थिंकिंग करूँ। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि एक प्रॉब्लम है एंड उसके बहुत सारे सोल्यूशंस को, और वो सारे जो बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट यूजलेस सोल्यूशन बट दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन, ठीक है। बहुत से लोग क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब के बेसिस पे बोलूँ तो वो एक डिफरेंट ट्रेंड चला देते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, एंड जिसकी वजह से वो तो वायरल होते हैं बट उनका जो एक्ट होता है वो भी वायरल हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज योर क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि सबसे अलग हटके हो, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग हम कैसे कर सकते हैं मैम, हमें भी करना है, हमें बताओ। सो क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, कल्टिवेट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी कि तुम अपने एक्सपोजर बढ़ाओ, ठीक है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं जो कि तुम नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, अपने हैबिट्स,
को फाइंड करो, अपने स्किल्स पर काम करो और अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल के अपने जैसे कंफर्ट जोन होता है ना कि बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि क्लास में बैठे रहते हैं, उनको डाउट्स भी होते हैं तो वो पूछते नहीं हैं, ठीक है, क्यों? बिकॉज उनका कंफर्ट जोन होता है कि वो चुपचाप बैठ के सुने। अगर वो जाके सवाल पूछते हैं ना तो लाइक बहुत उन्हें मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, तो दैट्स व्हाई दे डोंट डू इट, राइट? सो नंबर वन है, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को एक्सपोज करना होगा, एक्सपोजर लाना होगा तुमको, नंबर वन। नंबर टू इज डेवलप न्यू एटीट्यूड, अपने आसपास बहुत अच्छा एटीट्यूड लाओ भाई, जैसे अगर गलत फ्रेंड सर्कल में हो तो उससे निकलो एंड पॉजिटिव लोगों के आसपास रहो, अपने काम में खुद को इंडल्ज रखो, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाओ कि एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से सोच अपने अंदर विकसित करना होगा। थर्ड है ऑसबॉर्न्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑसबॉर्न्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या बोलते हैं ऑसबॉर्न कि कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक काम करो, एक पेन पेपर ले लो, ठीक है, एंड उस प्रॉब्लम के जितने भी सॉल्यूशंस तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। डोंट जज कि तुम्हारा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन तुम सोच रहे हो वो सही है, गलत है, ऐसा है, वैसा है, डोंट जज, जस्ट राइट इट डाउन। दैट इज योर ऑसबॉर्न्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें तुम्हारे जो भी आइडियाज है रिलेटेड टू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम वो तुम एक बार में लिख लोगे एंड उसके बाद तुम जज करना बैठ के कि ये सही है, गलत है, इस पे काम कर सकते हैं, इस पे काम नहीं कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है? तो इससे क्या होता है ना, हमारे जो आइडिया जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है डू मोर प्रैक्टिस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, अपने अंदर फ्लुएंसी लानी होगी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी होगी, ठीक है, अपने अंदर हैबिट्स लानी होंगी, चीज़ों को लिंक प्रोवाइड करना होगा, लाइक दैट। डू मेंटल एक्टिविटीज़, हमें मेंटल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होना होगा। नेवर एक्सेप्ट फर्स्ट सोल्यूशन, वट एवर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो नेल था, उस नेल को मुझे अंदर घुसाना था, तो सबसे पहले सोल्यूशन क्या आया कि मुझे हैमर चाहिए, ठीक है? सो हैमर चाहिए, उसके वो तो फर्स्ट सोल्यूशन हुआ, अब उसके अलावा कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के वो मैं सोचूंगी। हैमर को करो साइड, दूसरे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो सोचो, दैट इज हियर। नेक्स्ट इज गेट द फीडबैक, तुम फीडबैक लेते रहो, ठीक है? देन गिव योर आइडियाज चांस टू इंक्यूबेट, देन आइडियाज क्लस्टर ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, यानी कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है? तो एक डायग्राम बनाओ, जो भी आइडियाज़ तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं एंड थ्रू दैट डायग्राम यू विल गेट टू नो कि एक प्रॉब्लम के कितने सारे सॉल्यूशंस तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं एंड देन जज। It's similar to Osborne's brainstorming, but quite different. Then resist the temptation. डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग, विजुअलाइज कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि तुम जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, लेट्स सपोज तुम्हारा एक प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन तुमने ये खोजा, तो अब क्या करना है तुम्हें सोचना है कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके कंसिक्वेंसेज फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। बी अवेयर ऑफ योर ओन defense of the problem, be self confident and positive. All these things are some strategies जो कि हेल्प करेंगे तुम्हें क्रिएटिव थिंकिंग करने में। मूविंग ऑन टू थॉट एंड लैंग्वेज, थॉट्स एंड लैंग्वेज के अंदर आता है तुम्हारा लैंग्वेज डिटर्मिनाइज थॉट, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आया उसके बाद थॉट्स आता है, पहले हमारे दिमाग में लैंग्वेज आया उसके बाद हमारे थॉट्स आने स्टार्ट हुए। तो इनका क्या कहना है कि हमारे जो लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस इन्होंने दिया है एंड इनके हिसाब से क्या कहना है इनका, लैंग्वेज डिटरमाइंस व्हाट एंड हाउ इंडिविजुअल थिंक, यानी कि हम लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, उस लैंग्वेज के इस्तेमाल से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो दैट इज व्हाट बेंजामिन का कहना है। वेराज दूसरे लोग जो हैं, जैसे ये थिंकिंग डिटरमाइंस लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा, जीन पाइजेट क्या कहती हैं कि पहले हमारे थॉट्स आते हैं उसके बाद हमारी लैंग्वेज आती है, मतलब जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। दैट इज शी वॉज ट्राइंग टू से, शी वॉज सेइंग दैट चिल्ड्रन पहले जो हैं वो सोचते हैं एंड देन लाइक बहुत अर्ली एज में इन्फेंट्स जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, राइट? बट स्टिल उनके अंदर थिंकिंग होती है, तभी तो वो लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कॉपी करते हैं, राइट? सो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है थिंकिंग, उसके बाद आता है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज जो है जस्ट अ व्हीकल ऑफ थिंकिंग, हम जो सोच रहे होते हैं उसका व्हीकल होता है लैंग्वेज, राइट? अकॉर्डिंग टू जीन पाइजेट। अब तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि तुम थोड़ा कंफ्यूज तो हुए होगे ना कि पहले लैंग्वेज आया कि पहले थॉट आया। कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हें क्या लगता है, पहले लैंग्वेज आया कि पहले थॉट आया, फटाफट से लिख दो एंड उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में तीसरा हाइपोथेसिस या तीसरे कैटेगरी के लोग क्या सोचते हैं। ओके, सो तीसरा कैटेगरी हम देखते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रशियन साइकोलॉजिस्ट थे लेव एंड विगेट्स्की, उनका क्या कहना था कि थिंकिंग और लैंग्वेज जो है
वो इंटरडिपेंडेंट है एंड दोनों ही अलग अलग डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता कि वो एक्सप्रेस कर पाए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। उनको भूख लगी होती है तो वो दे जस्ट स्टार्ट्स क्राइंग, राइट। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, राइट। तो उस टाइम पे उनके अंदर लैंग्वेज नहीं होती, बट वो स्टिल सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। अब वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वो लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट और थिंकिंग का डेवलपमेंट एज के साथ साथ होता है। थिंकिंग हमारी धीरे धीरे मैच्योर होती है और लैंग्वेज पे भी हमारी धीरे धीरे कमांड बनती है, ठीक है। सो दोनों इंडिपेंडेंट है एंड इंटरडिपेंडेंट है। लैंग्वेज एंड थॉट जो है वो डिफरेंट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, वो दोनों डिफरेंट है, बट डेफिनेटली वो डिफरेंट स्टेजेस में हमारे अंदर डेवलप भी होते हैं। So with this we have completed our whole chapter of thinking. I hope कि इतने short duration में तुम लोग समझ गए होगे what is thinking all about and कोई doubt नहीं रह गया होगा। Still कोई doubt है तो comment section में reach करो। And with this हमारा जो rapid revision series है वो complete होता है for psychology। And जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे sociology का भी rapid revision already covered है। So अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मिलने वाले हैं next videos में, जब हम लोग जो important questions हैं फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स वो डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि अगर तुम लोगों ने रैपिड रिविजन सीरीज देख लिया है तो तुम लोग जाके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ट्राई आउट कर दो ऑफ दिस चैप्टर। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम टाइमिंग। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।